हेलो। अब आए क्या? अब देखिए। जी। ठीक है। नमस्कार मित्रों। क्षमा करिए, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण शायद ये चूंकि टेक्नोलॉजी से परिचय बहुत ज़्यादा हम लोगों का है नहीं, और इस दृष्टि से शायद मैं किसी और चैनल पे चला गया था। अब एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आदरणीय कुलपति जी, रजनीश जी और सभी विश्वविद्यालय के सभी महानुभाव, आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारी बातें मैंने किसी और चैनल पर कर दी, जो कि मेरा अपना ही चैनल था, इसलिए उसकी कोई बुरी बात नहीं है। पर मैं दोबारा से अपनी बात कहना चाहता हूँ। आज की जो इस चर्चा का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय जरूर है। कोविड-19 का उत्तरकाल, शिक्षा, साहित्य और समाज। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अभी कोविड के उत्तरकाल की चर्चा करने का बहुत सही समय नहीं आया है, क्योंकि हम लोग कोविड की उस जो आपदा है, कोविड की जो ये संकट है, उससे अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। इसलिए उत्तरकाल की बात करना अभी बहुत अधिक जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी हमने कोविड की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को अभी हमने इसका इलाज नहीं ढूंढा है, इसका निदान नहीं ढूंढा है, इसके टीके के अभी कोई इजाद नहीं हुआ है, कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है। और अभी भी जो जो इलाज की जो प्रक्रिया है, जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, वो भी सब अभी अनवरत चल रही है। तो इस दृष्टि से अभी ये कह पाना कि कोविड का उत्तर काल आने वाला है या आ रहा है, शायद बहुत अधिक जल्दबाजी होगी सोचना। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी जो हमारा जीवन है वो अभी एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अभी भी हमारा जीवन अपनी पटरी पर, अपनी लय पर नहीं आया है, अपनी पुरानी गति पर नहीं आया है। और जब तक जीवन अपनी पटरी पर, अपनी लय पर, अपनी पुरानी गति पर नहीं आता है, तब तक कहीं ना कहीं इस बात को सोच पाना कि कोविड के बाद की स्थिति में समाज क्या होगा, कोविड की बाद की स्थिति में शिक्षा क्या होगी, कोविड की बाद की स्थिति में साहित्य क्या होगा, शायद बहुत अधिक जल्दबाजी का काम होगा। वैसे भी हम कोई भविष्य दृष्टा या भविष्य वक्ता है नहीं जिसके बारे में हम कह सकें कि आज से कुछ साल बाद कोविड की स्थिति क्या होगी, क्योंकि अभी भी कोविड के जो प्रकोप हैं उससे बहुत सारे देश अभी भी अछूते हैं, लेकिन वो अछूते रह ही पाएंगे इस बारे में भी कहीं कोई गारंटी, कोई शाश्वती नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है जो महत्वपूर्ण है कि जिस तरह इस कोविड संकट का सामना भारत ने किया है, वो समूचे विश्व के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर प्रस्तुत हुआ है। क्योंकि विश्व में इस बात को लेकर कौतूहल था, विश्व में इस बात को लेकर आश्चर्य था और चर्चा भी थी कि भारत जैसा विशाल देश, जिसकी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, इतना फैला हुआ है और प्राकृतिक रूप से यहाँ इतनी ज्यादा विविधता है, वो इस भारत देश में अगर कोविड कहीं फैलता है तो वो उसको बचा पाना, उसको रोक पाना कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारत की, पूरे भारतवासियों की संकल्प शक्ति, भारतवासियों का संयम और भारतवासियों की जो आपसी समझ बूझ है, उसी का परिणाम था कि हमने इस कोविड के संकट का इतना महत्वपूर्ण, इतनी मजबूती से मुकाबला किया, इतने दृढ़ निश्चय से हमने इस कोविड संकट का मुकाबला किया। आज जिस तरह से भारत ने मुकाबला किया है, पूरे विश्व के सामने वो एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हुआ है। और जिस तरह का उदाहरण भारत ने प्रस्तुत किया है, उसमें कहीं ना कहीं भारत का सक्षम नेतृत्व, भारत का जो सक्षम सबल नेतृत्व है, सुदृढ़ नेतृत्व है, वो तो कहीं ना कहीं इसके लिए कारण हुआ ही है। लेकिन इसके साथ ही भारत की जो अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जो हमारी जीवन शैली है, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत सारी चीजें जो आज समूचा विश्व सीख रहा है, फिर वो चाहे खाना खाने से पहले हाथ धोने की बात हो, घर में घुसने से पहले हाथ पैर धोने की बात हो, या हस्तांदोलन या हैंडशेक की बजाय नमस्कार करने की बात हो, ये सारी बातें हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, भारत के आचार विचार, जीवन पद्धति में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से बुनी गई थी, रची गई थी। और उसका ही प्रभाव था, आज समूचा विश्व नमस्कार कर रहा है, आज समूचा विश्व कहता है हाथ धो लेना चाहिए, आज समूचा विश्व कहता है घर में घुसने से पहले हाथ पैर मुंह सब चीजों को धोना चाहिए। ये सारे जो संस्कार जो भारत में पहले से मौजूद थे, और फिर चाहे दूसरे प्रयोग जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग हो, औषधियों का प्रयोग है, हमारे काढ़े अलग अलग तरह के जिनसे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, ये सारी चीजें हम लोग पहले से करते चले आ रहे थे। आंवले का रस पीने की बात कोई आज की नहीं है, आंवले का रस पीना ये हमें बहुत पहले से बताया गया था कि आंवले का रस
पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। या फिर योग या प्राणायाम की बात करें, जैसे आज समूचा विश्व कहीं न कहीं इसको स्वीकार कर रहा है कि योग या प्राणायाम से जो आपकी शक्ति है, कम से कम श्वास की शक्ति है, उसको मजबूती प्राप्त होती है। ये बातें पहले पूरे विश्व को समझ में नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भारत ने समूचे विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण है। और ये जरूर इस कोविड संकट को से मुकाबला करने के लिए, उबरने के लिए पूरे विश्व के सामने एक दीपस्तंभ की तरह, एक आशा की किरण की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन ये मान लेना कि अब कोविड का संकट समाप्त हो गया है या अब हम उत्तर कोविड काल की चर्चा कर सकते हैं, ये अभी पूरी तरह से सही नहीं होगा। एक अगर थोड़ा-सा हल्केपन में, लाइटर मूड में ही अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें ज़रूर लगा था कि ये जो घरवास है, हमारा लॉकडाउन है, इस दौरान हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली और सोचने-समझने की जो पूरी की पूरी प्रवृत्ति है, उसमें परिवर्तन आ गया है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमारे अंदर एक तरह की एक आसक्ति सी मतलब एक अनासक्ति सी आ गई है और हम अब चीज़ों को एक बहुत अलग दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ प्रदेशों में जैसे ही शराबबंदी का बैन उठा और शराब की दुकानें खुली, तो जिस तरह से लोगों ने वहां पर बेतहाशा भीड़ बढ़ाई और जिस तरह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स को ध्वस्त किया, तो हमें समझ में आया कि ये जो संयम, जिसे हम कह रहे थे कि हमने संयम का पाठ सीख लिया है, शायद कहीं न कहीं बहुत सुपरफिशियल था। तो ये बात मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत की है, लेकिन आपको ये भी सोचना ही पड़ेगा कि अभी अभी हम लोग उस तरह से पूरी तरह से तैयार हुए नहीं हैं कि हमारी जीवन की जो दृष्टि है, वो शायद कहीं बदली है या नहीं बदली है। इस बारे में अपने आप में चिंतन करना, अपने आप में मनन करना अभी पूरी तरह से सीखा नहीं। अभी भी हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हम खोज रहे हैं। अभी भी बहुत सारे मजदूर हैं, जो पैदल चलकर अपने घर में जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। वो कहाँ पहुँचे हैं, घर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, वापिस आएँगे कि नहीं आएँगे, इस बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हैं। हमारे देश के लाखों, करोड़ों कलाकार हैं, जिनके सामने एक संकट है कि अब कला का परिदृश्य क्या होगा? अब वो कैसे अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएँगे? उनकी कला को कैसे कोई देख पाएँगे? कैसे उनकी कला का आस्वाद ले पाएँगे? और उस कला से उनकी आजीविका कैसे चलने वाली है? इन प्रश्नों की तरफ अभी हम सबका ध्यान नहीं गया है। अभी हम सब लोग बहुत जो तात्कालिक और जो बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं, वहीं पर हैं। और इसलिए कोविड के बाद के काल की जब हम कभी चर्चा करें, तो इन सारे प्रश्नों के भी उत्तर हमें खोज लेने पड़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी होगा। फिर भी चूँकि ये परिचर्चा है, फिर भी ये परिसंवाद है, ये वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे उत्तर कोविड पर कुछ बातें करनी है। तो मैं सिर्फ़ एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जो विषय है, जिसमें हमने शिक्षा, साहित्य और समाज इस तरह से रखा है, मुझे लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हमें समाज की चर्चा करनी होगी। क्योंकि ये समाज जैसा बनेगा, उसी के आधार पर शिक्षा निर्धारित होगी और उसी के आधार पर फिर साहित्य भी सृजित होगा। क्योंकि वी गेट द सोसाइटी विच वी डिजर्व, और डिजर्व का आशय ये होता है कि हम जैसे समाज का मानस बनता है, जैसे हमारा मानस बनता है, उसी आधार पर समाज का मानस बनता है। लेकिन उसके लिए एक और ज़रूरी बात है कि समाज के पहले की जो महत्वपूर्ण इकाई है, जो शायद यूरोप में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, वहाँ पर मैन एंड सोसाइटी, यही 2 बिंदुओं की चर्चा होती है। जबकि भारत में हम जानते हैं कि हमारे पास मैन और सोसाइटी के बीच में एक और महत्वपूर्ण इकाई है, और वो है हमारा परिवार। तो ये जो घरवास है, ये जो लॉकडाउन है, इस दौरान हमने एक बार फिर से महसूस किया कि भारत की जो परिवार की जो परंपरा है, भारत की जो परिवार की समृद्ध परंपरा है, जो कहीं न कहीं बहुत अधिक प्रोफ़ेशनलिज़्म, व्यावसायीकरण के कारण कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी सी कमज़ोर होती चली जा रही थी, उस परिवार की परंपरा को एक बार फिर से बल मिला है, समृद्धि मिली है। हम परिवार की दृष्टि से एक-दूसरे के निकट आए हैं, हमने एक-दूसरे को और अधिक जानने, समझने का प्रयास किया है, एक-दूसरे के बारे में अभी हमने एक-दूसरे को और सोचने, समझने और देखने का भी प्रयास किया है। लेकिन ये भी महसूस करना होगा कि क्या यही बात बाद में भी रहने वाली है? क्या यही बात कोविड के बाद जैसे ही हमारा जीवन सामान्य होगा, तो क्या ये सारी बातें उसी तरह से चलने वाली हैं, जैसी चल रही हैं? जिस टेक्नोलॉजी को हम दोष दिया करते थे कि हम उस टेक्नोलॉजी के गुलाम होते चले जा रहे हैं, हम कहीं न कहीं उससे डी एडिक्ट होने की बात करते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो युवा साथी इसमें जुड़े हैं, वो समझ रहे होंगे कि बार-बार कहा जाता था कि मोबाइल से
डी एडिक्शन होना चाहिए। हम मोबाइल के इतने अधिक गुलाम न हो जाएं। और आज परिस्थिति देखिए कि वो मोबाइल ही आज हमारा सबसे बड़ा तारणहार बन के हमारे साथ बैठ गया है। वो अब उस मोबाइल से पीछा छुड़ाना या अब उस मोबाइल से छूट पाना हमारे लिए कितना संभव होगा, कितना संभव नहीं होगा, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कोविड के पहले के समय की थोड़ी बात करें, हम देखते थे कि एक ही बैठक, एक ही कमरा है जिसमें पिता, माता, भाई, बहन चारों लोग बैठे हैं। चारों लोग बैठ के उसी कमरे में बैठे जरूर हैं पर आपस में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। चारों लोग अपने मोबाइल पर कहीं ना कहीं कोई वार्तालाप कर रहे होते हैं। कई बार तो ये भी दुख होता है कि माँ अपने बगल में बैठे हुए बच्चे को भी उसके जन्मदिन पर बधाई देने का काम फेसबुक पर करती है। तो ये पहले का परिदृश्य था। उसके बाद जब हमारा एडिक्शन हुआ है, जो घरवास के दौरान जिस तरह से हमने अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ लिया है, बांध लिया है, चाहे मजबूरी में हो, अब उससे कैसे हम निकल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उस महत्वपूर्ण प्रश्न को इसलिए सोचना जरूरी है क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबको धीरे धीरे बहुत अधिक आत्म केंद्रित भी बनाता चला जा रहा है। और उस आत्म केंद्रितता बोध से भी हमको निकलना पड़ेगा, ये सोचने की बात है। अभी आत्मनिर्भरता की बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भरता की बात की है। मैं उस आत्मनिर्भरता का एक बहुत घरेलू पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे हमने इस बात को महसूस किया कि हम आत्मनिर्भर हों, हम अपने काम स्वयं करें और धीरे धीरे हमारे काम करने का ढंग, हमारे जीवन शैली का ढंग, हमारे रोजमर्रा के जीवन यापन का ढंग बदल गया है। अब कोविड के बाद जब सारी चीजें सामान्य होंगी तो क्या हम फिर से अपनी पुरानी जीवन शैली में लौटेंगे या ये जो नई जीवन शैली है, जिसे हमने अपना लिया है, हम अब उसके साथ आगे बढ़ेंगे, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जब हम नई जीवन शैली के साथ आगे बढ़ेंगे तो उन सब लोगों का क्या होगा जो कहीं ना कहीं हमारे साथ इन सारी बातों में सहयोगी थे, हमारे सपोर्ट के रूप में, हमारे सहयोगी के रूप में, हमारे घर के साथ काम के साथ हाथ बटाने वाले के रूप में थे, उनका क्या होगा, इस बारे में भी तो सोचना होगा। और अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे और फिर कैसे हम उस समाज की संरचना करेंगे, इसको भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब हम समाज की बात करें, पहले हम शिक्षा की बात करें, उससे पहले हम समाज की बात करें कि उस समाज की रचना कैसी होगी और कैसे उस समाज की पूरे मानस को विकसित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जब हम समाज की बात कहते हैं तो संस्कृति समाज से अलग नहीं होती। संस्कृति का आधार भारत का मूल आधार रहा है। हम जानते हैं कि भारत के बारे में जब कभी भी चर्चा होती है, भारतीय संस्कृति की बात होती है। और भारतीय संस्कृति इस सारे संकट के बाद क्या स्वरूप लेगी और क्या रूप लेकर बाहर आएगी, इस बारे में सोचना भी बहुत आवश्यक है। और जब हम इस बारे में सोचेंगे तब हमें महसूस होगा कि ये संस्कृति सिर्फ कहीं मनोरंजन या लोकरंजन या इस तरह की बातों के लिए सब सीमित नहीं है। संस्कृति की पूरी पूरी संस्कृति हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली का आधार बनाती है। तो उस जीवन शैली के आधार को बनाने की दृष्टि से हम उस संस्कृति को कैसे देख रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जिस पर बात करनी होगी। और जब हम समाज की एक उस तरह की रचना के बारे में सोच लें, समाज की उस पूरी तरह की रचना के बारे में कहीं ना कहीं समझ लें, तब जाके हमारे सामने इस बात का प्रश्न आएगा कि फिर हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मित्रों, आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा का जोर आ गया है। अचानक सबको महसूस होने लगा है कि हमारा सबका समय इस ऑनलाइन शिक्षा से बचेगा और ढेर सारी ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प आ गए हैं। मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न था, 2-4 दिन पहले भी किसी ऐसी संगोष्ठी में मैंने कहा कि क्या हमारा समाज इस तरह की ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है? क्या हमारी शिक्षा पद्धति इस तरह की ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और अगर हमारी शिक्षा पद्धति इस तरह की ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार है, तो भविष्य में हमारी ऑनलाइन शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और अगर हम इस बारे में सोचते हैं कि भविष्य में हमारी ऑनलाइन शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भविष्य में फिर शिक्षक की भूमिका क्या होगी। मित्रों, मैं आज भी कहता हूं और मैं कभी भी कहूंगा और मैं किसी भी मंच पर कहने से इस बात में कोई संकोच नहीं करता कि तकनीक कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। हम उस भारत के लोग हैं जहाँ पर हमने गुरुकुल की परंपरा का अनुसरण किया है। हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल परंपरा के माध्यम से ही प्राचीन काल में होती रही है और उसके जो श्रेष्ठतम परिणाम है वो भारतीय समाज ने देखे हैं।
और वही परंपरा जिसमें गुरु और शिष्य का शिक्षा देने वाले और शिक्षार्थी का एक जो भौतिक संबंध होता है, जो आत्मा का जुड़ाव होता है, जो मन का जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव को कोई भी तकनीक रिप्लेस नहीं कर सकती। अभी आपके ही सामने उदाहरण है, मैं लगभग 10 मिनट तक किसी गफलत में किसी और चैनल पर बोलता रहा और मुझे लगा कि आप सब लोग सुन रहे हैं, चूंकि मेरा और आपका कहीं ना कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि हमारी और आपकी कोई वेवलेंथ जुड़ जाए और मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए, लेकिन ये लगातार और सतत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा और आपका भौतिक संबंध नहीं हो रहा है, मेरा और आपका आत्मिक जुड़ाव नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षा में शिक्षक के महत्व को कभी भी अंडरमाइन, कभी भी कम करके आंका नहीं जा सकता। और इसलिए जब लोग ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा के विकल्प के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो मुझ जैसे व्यक्ति को बहुत अधिक पीड़ा होती है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे विश्वविद्यालयों का स्वरूप क्या होगा, हमारे शिक्षा के मंदिरों का स्वरूप क्या होगा, हमारे शिक्षा के इन तमाम संस्थानों का स्वरूप क्या होगा, शिक्षा की व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में भी सोचना होगा। इसके बारे में इसलिए भी सोचना होगा कि हमारा समूचा भारत सिर्फ एक स्तर पर नहीं जीता है। हम भारत में ही अलग अलग 3 स्तरों पर हम देखते हैं जीवन है। थोड़ा मोड़ा जो कुछ भी मेरा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, मैंने ये महसूस किया है कि भारत में ही अलग अलग शहरों के जो विश्वविद्यालय हैं या शिक्षा के संस्थान हैं, उन शिक्षा के संस्थानों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर और शिक्षा के स्तर पर भी अलग अलग स्तर हैं। तो भले ही दिल्ली या बंबई के शहरों में ये संभव हो कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दे सकें, लेकिन कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही छोटा सा एक कोई शहर है या गांव है जहां पर बिजली की भी सुविधा पूरे ढंग से नहीं प्राप्त होती, वहां पर हम नेटवर्क की सुविधा दें और ऑनलाइन शिक्षा दें, ये कैसे संभव हो सकता है, इसको भी सोचना पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि एक शहर है जहाँ के बच्चे बहुत अधिक इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इसलिए उन्हें ज़रा से संकेत से सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं हैं, जिनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अनूठी हैं, बहुत अलग हैं। अगर हम वहाँ भी ये अपेक्षा करें कि उन्हें संकेत से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, तो संभव नहीं होगा। तो इसलिए शिक्षा के स्तर पर ये सोच लेना कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा देंगे या हम ऑनलाइन परीक्षाएं ले लेंगे और तुरंत रातों-रात सारी चीज़ें हो जाएँगी, ये संभव नहीं है। उसके लिए एक बहुत बड़े मानस की और बहुत बड़ी एक्सरसाइज़, बहुत बड़े मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम सबको तैयार रहना। अगर मान लीजिए वही विकल्प है, तो भी ठीक है, लेकिन फिर उसके लिए हम सबको एक साथ एकजुट होकर आना पड़ेगा। इसके साथ मैं एक और प्रश्न भी कह देना चाहता हूँ, चूँकि अभी लगातार बहुत सारी चीज़ें एकदम से ऑनलाइन हो गई, कहा जाने लगा कि ये सब चीज़ें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से होंगी, तो हमने देखा कि जो ऑनलाइन शिक्षा का जो स्तर है, वो स्तर भी क्या है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और वो जो दे रहे हैं, उसका स्तर क्या है, उस मटेरियल का स्तर क्या है, ये सब भी हमारे सामने प्रश्न आने चाहिए। अगर ये सब प्रश्न हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं हम एक बहुत ही सपनों के मायावी संसार में इन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत स्पष्ट रूप से लगता है। तो मायावी संसार में अब घूमने का अवसर नहीं है, समय नहीं है। हमें जीवन की वास्तविकताओं को, जो कड़वी वास्तविकताएँ हो सकता है कड़वी हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वो वास्तविकता तो है ही। और इसीलिए भले ही गुरु शिष्य के संबंध को हम जब देखें, तो भले ही हमें लगे कि जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, उनका स्तर जो शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, उनसे थोड़ा कम होगा, लेकिन आज इस बात का सौभाग्य मानना चाहिए कि मेरी पीठ पर हाथ रखने वाले, मेरे सिर पर हाथ रखने वाले मेरे गुरु मेरे साथ उपस्थित हैं, भौतिक रूप से सशरीर उपस्थित हैं। ये इतने बड़े सौभाग्य की बात होती है, मुझे नहीं लगता कि इस सौभाग्य से किसी को कभी वंचित किया जाना चाहिए या वंचित किया जा सकता है। इसलिए जब हम शिक्षा की बात करें, तो हमें उस तरह से भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा को सिर्फ शिक्षा की दृष्टि से नहीं देखते मित्रों, हम शिक्षा को शिक्षा और दीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। और वो शिक्षा, शिक्षा नहीं है जिसमें कोई संस्कार ना हो। संस्कारों की बात की आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ आपसे फ़ेसबुक लाइव कर रहा हूँ, मैं भले ही अपने दफ़्तर में बैठा हूँ, इसलिए कुर्सी पर बैठकर आपसे फ़ेसबुक पर बात कर रहा हूँ। हम में से बहुत लोग होंगे जो इसको घर में देख रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो पलंग पर बैठकर
उनींदे होकर देख रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो आड़े-टेढ़े बैठकर देख रहे होंगे। ये संस्कार की बात है, जो ज्ञान की बात है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है, तो उसके साथ संवाद करते समय हमारी भौतिक स्थिति क्या हो, हम कैसे बैठें, हम उसको कैसे रिसीव करें, ये सब भी सोचने की बात है। और ये संस्कार तब आते हैं जब हम प्रत्यक्ष एक-दूसरे के साथ कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से जुड़ते हैं, एक-दूसरे के सामने कहीं न कहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए जब शिक्षा का प्रश्न आता है तो मैं कभी कंटेंट की बात, क्योंकि कंटेंट की बात करेंगे तो ये बहुत लंबी बात होगी। लेकिन ये जो बहुत आधारभूत बात है, जो शिक्षा की आधारभूत मानसिकता है, उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कहा गया कि कोविड के बाद क्या होगा, और लगातार लोगों ने इस बात का ज़ोर देना शुरू कर दिया कि हम लोग सब ऑनलाइन शिक्षा देंगे और ऑनलाइन शिक्षा से ही सारी बातें हो जाएँगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें हम जी रहे हैं। भारत भाग्य की बात है, भारत मानव संसाधन में विश्व का सबसे समृद्धतम देश है। मैं नहीं समझता जैसे शिक्षक भारत में उपलब्ध हैं, पूरे विश्व में कहीं उपलब्ध होंगे। इसलिए भारत को तो कभी इस बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि भारत में शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों के बीच की जो आत्मा के संबंध हैं, उसे किसी और चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इसलिए कोविड के बाद जब हम शिक्षा की बात करें, तो इस स्तर पर भी हमको सोचना पड़ेगा। तीसरा बिंदु साहित्य का है। और मित्रों, मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि साहित्य का ये जो वर्तमान दौर है, ये सबसे खतरनाक दौर है। इसलिए बहुत ये इस बात में कोई शक नहीं कि ये जो लोग इस घरवास के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो लोग जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग हमारा मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो निस्संदेह बहुत अद्वितीय काम कर रहे हैं, बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। और इस समय में जो कुछ भी कुछ लोगों ने जो कुछ भी साहित्य लिखा है, वो स्तुत्य है, वो प्रणम्य है। उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ, उनकी बहुत-बहुत मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। लेकिन मित्रों, ये खतरनाक दौर इसलिए है कि ये एक तरह का आत्ममुग्धता का दौर है। इस वक़्त हर एक व्यक्ति अपने द्वारा रची गई या कही गई बातों से आत्ममुग्ध है। क्योंकि जिस माध्यम पे हम हमारा साहित्य ज़्यादातर परोस रहे हैं, वो सारे माध्यम इस तरह के माध्यम हैं जो आपको आत्ममुग्ध ही रखना चाहते हैं। चाहे फिर वो ये फ़ेसबुक का सोशल मीडियम का माध्यम हो, या व्हाट्सएप का माध्यम हो, या यूट्यूब का माध्यम हो। क्योंकि इसमें इसमें किसी भी तरह का कोई परीक्षण या किसी भी तरह का कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन, कहीं न कहीं कोई मूल्यांकन नहीं है। जो मैंने लिख दिया, मैंने समझ लिया कि मैंने मुंशी प्रेमचंद के बाद एक मैं ही हुआ हूँ जो इतनी श्रेष्ठ कहानी लिख सकता हूँ, या अगर मैंने कविता लिख दी, तो मैंने समझ लिया कि जयशंकर प्रसाद के बाद मैं ही हूँ जो इतनी श्रेष्ठ कविता लिख सकता हूँ। क्योंकि कहीं कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई बंधन नहीं है। पत्रिकाएँ थीं, पत्रिकाएँ छपती थीं, तो उसमें संपादक होते थे, संपादक मंडल होता था, जो हर एक रचना को उसकी स्तर पे आँकता था, उसका परीक्षण करता था। कई बार रचनाकार को इस बारे में सुझाव भी दिए जाते थे कि आपकी रचना यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, ये एक तरह का इतना आत्ममुग्ध करने वाला दौर है, जिसमें व्यक्ति सोचता है, और जिसकी कोई दवा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया, वही सबसे श्रेष्ठ है, और इसीलिए अब आपको ये पढ़ के ही इसको प्रशंसा करनी होगी। और ये देखते भी हैं कि जो प्रशंसा नहीं करते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में कहीं न कहीं एक ऐसा वैर भाव आ जाता है कि भई मैंने तो इतना अच्छा लिख दिया, आपने प्रशंसा क्यों नहीं की? तो इस आत्ममुग्धता के दौर से व्यक्ति बाहर कब आएगा, जब वो एक श्रेष्ठतम साहित्य लिख पाएगा, इस बारे में चिंतन बहुत आवश्यक है। और आज तो साहित्य को बाल काटने और जलेबी बनाने के वीडियोज़ के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से किसी और कारणों से अलग-अलग वीडियोज़ की जो व्यूवरशिप है, उसको देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति घर में बाल काट रहा है और कोई व्यक्ति घर में जलेबी बना रहा है। उसके वीडियो की भी प्रशंसा उतनी ही है, शायद ज़्यादा है, जितनी प्रशंसा किसी एक श्रेष्ठ कवि की काव्य रचना की है, या एक प्रेरणादायी उद्बोधन की है। तो ये एक दुखद दौर भी है, जिस दुखद दौर में हम सब चीज़ों को एक साथ तौलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस फ़ेसबुक के माध्यम पर ये एक गंभीर परिचर्चा हो रही है, कौन जानता है कि उसी पर इसके अगले आने वाले वीडियो में कहीं कोई समोसे या जलेबी बनाता हुआ आपको दिख जाए, और वो आपको ज़्यादा मनोरंजक लगे। तो इसलिए इस आत्ममुग्धता के दौर से साहित्य कब और कैसे निकलेगा, ये सोचना बहुत कठिन है, और जब निकलेगा तब श्रेष्ठतम साहित्य का सृजन कैसे हो सकता है, ये भी सोचना बहुत गंभीर है।
लेकिन इसके साथ तीसरा भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि जो भी साहित्य लिखा जाएगा, सृजित होगा, वो चिरस्थायी रहे, इसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है? हमने ये वक्त की मार थी, इसलिए ऑनलाइन पत्रिकाएं प्रारंभ कर दी हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं ने अपने ऑनलाइन संस्करण निकाल दिए हैं, इसलिए पत्रिकाएं और अखबार छपना बंद हो गया है। पर छपना बंद होने से ये चीज़ें स्थायी रूप से अगली पीढ़ी तक कैसे जाएंगी, इसके बारे में हमने कभी कोई बात नहीं सोची है। क्योंकि ये जो नेट का जो कंटेंट है, वो नेट का कंटेंट तो एक तरह से हम पाइल अप करते चले जा रहे हैं, ढेर पे ढेर लगाते चले जा रहे हैं। कौन सी कृति आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद पढ़ी जाए या समाज पढ़े, उस दृष्टि से हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बारे में अभी सोचा नहीं गया है। चाहे वो फिर प्रिंटिंग का व्यवसाय हो, पुस्तक का व्यवसाय हो, पुस्तकें छपने का व्यवसाय हो, इन सब के बारे में भी सोचना पड़ेगा और यही आगे आने वाली पीढ़ी तक जाएंगे। आज जिन शास्त्रों पर हम चर्चा करते हैं, चाहे वो वेद हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे वो उपनिषद हों, ये सारे शास्त्र आज हमारे पास इसलिए उपलब्ध होते हैं कि उस समय कभी बाद के काल में कहीं किसी ने उनकी पांडुलिपियां तैयार की थी। वही पांडुलिपियां आज आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंची हैं और वो यहाँ तक पहुंची हैं। और अगर हम सोचते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में या इस क्लाउड में जो सारी जानकारी हम डाल देंगे वो आने वाली पीढ़ी तक रहेंगी मित्रों, तो मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ 20 साल पहले ही Y2K का संकट आया था। Y2K के संकट में लोग इतने ज़्यादा भयभीत हो गए थे कि उन्हें लगा था कि जो सारी जानकारी हमने इस क्लाउड में रखी है, वो सारी की सारी जानकारी कहीं न कहीं फट से उड़ जाने वाली है, गायब हो जाने वाली है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इतनी क्षणभंगुर हो जाती हैं। हम लोग सब इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और इस मोबाइल फ़ोन के कारण माफ़ कीजिए, हमने हमारी पूरी की पूरी जो क्षमताएँ हैं, उसको इसके सामने गिरवी रख दिया है। हमने इसके सामने जैसे आज से 25 वर्ष पहले जब मैं कहीं और काम करता था, मुझे 200-250 टेलीफ़ोन नंबर से याद रहते थे। आज मुझे 2 टेलीफ़ोन नंबर भी याद नहीं रहते, सारे मोबाइल में दर्ज हैं। और मान लीजिए अगर ये मोबाइल गुम जाता है, तो मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे मैं बीमार पड़ गया हूँ और मैंने अपना कोई एक महत्वपूर्ण अंग खो दिया है। तो जितनी हम टेक्नोलॉजी पर आश्रित होते जा रहे हैं, उतने कहीं न कहीं हम हमारी क्षमताओं को इसके सामने विसर्जित करते चले जा रहे हैं। इसको भी सोचने की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो दौर है साहित्य का, इस दौर में भी कहीं न कहीं हमें निकलना पड़ेगा, इससे बाहर होना पड़ेगा। और जो साहित्य और जो समाज है, इन सबको मिला-जुला कर मैंने एक कविता लिखी है। मत सोचिएगा कि ये आत्ममुग्धता है कि मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाह रहा हूँ। ये परिस्थिति की कविता है और इसलिए मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है मैं और मैं ही। मैं और मैं ही। कितनी बार कहा था तुमसे, मत धकेलो मुझे मेरे पास। दूर हूं अपने आप से, मुझे दूर ही रहने दो। अच्छा खासा तो चल रहा था सब कुछ। हाँ, मैं भागता फिर रहा था, मुंह छिपाता फिर रहा था, दूर दूर कट कर रह रहा था अपने आप से। बहुत कुछ पाने के नशे में चुन लिया था वो रास्ता जो मेरे लिए नहीं था। बहुत कुछ बनने के इरादे से बुन लिए थे ऐसे सपने जो मेरे बूते के नहीं थे। वहां तो पहुंच ही नहीं पाया मैं और अपने आप को भी खो बैठा। नजदीक जाने में, नजरें मिलाने में, संवाद करने में डर लगता था अपने आप से। जब धकेला था तुमने मुझे मेरे पास, वही डर, वही झिझक, वही संकोच बरकरार था कुछ दिनों तक। लेकिन धीरे धीरे झिझक खुली, संकोच दूर हुआ और डर भाग गया और फिर हम एक दूसरे के करीब आ गए। इतने करीब कि अब एक दूसरे से प्यार हो चला है। एक दूसरे की तरफ देखने में, एक दूसरे की बातें सुनने में, एक दूसरे की तारीफ करने में सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब सचमुच बहुत कठिन है एक दूसरे के बगैर जीवन की कल्पना करना और एक दूसरे से दूर रह पाना। और उससे भी ज्यादा कठिन हो चला है किसी और को अपनी इस परिधि में आने की इजाजत देना। मित्रों, ये जो संकट है,
कि अब मैं इतना आत्म केंद्रित हो गया हूं और अब मैं अपने आप के पास इतना ज्यादा पहुंच गया हूं, इतना ज्यादा अपने निकट पहुंच गया हूं कि मुझे किसी और को अपनी परिधि में इजाजत देने से भी अब डर लगता है। अब मैं किसी और को अपनी परिधि में क्यों आने दूं? इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये साहित्य के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस समाज के और साहित्य के इन प्रश्नों को भी हमें कहीं ना कहीं देखना होगा, समझना होगा। और इसलिए हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बातें आपको थोड़ी सी निराशाजनक लगें या बहुत सारे प्रश्न मैं आपके मन में छोड़ जाऊं, लेकिन मुझे आवश्यक लगा इस समय ये कह देना कि प्रश्न जब तक हमारे मन में सही प्रश्न नहीं आएंगे, जब तक हम सही प्रश्नों को हमारे मन में नहीं उठाएंगे, हम उनके सही उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। और सही उत्तर ढूंढने के लिए सही प्रश्नों का होना बहुत जरूरी है। मेरा काम था कि मैं आपके सामने ऐसे प्रश्नों को उपस्थित करूं कि वे सब प्रश्न आपके सामने एक नए संदर्भ में इस पूरे समाज को, देश को, व्यक्ति को, परिवार को देख सकें। और ऐसा नहीं है मित्रों कि सब कुछ बहुत ही खराब है या होने वाला है। हम जानते हैं जीवन की जीवन चक्र है, हमारा संकल्प है, हम सब लोग एक साथ मिलेंगे तो इसके साथ उभर कर सामने आएंगे। हम लोग एक डट कर मुकाबला करेंगे, और डट कर जब हम मुकाबला करेंगे तो ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका समाधान हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए हम सबको मिलकर डट कर इस संकट का मुकाबला करना है और वास्तविक प्रश्नों की तरफ जाकर मुकाबला करना है। जब हम वास्तविक प्रश्नों को देखेंगे, जब हम वास्तविक प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, तब शायद हम बहुत ही एक सही और बहुत ही ऑब्जेक्टिव यानी सकारात्मक दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से सब चीजों का विचार कर पाएंगे। वो वर्तमान दौर की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब उन सब चीज़ों को पालन करते हुए जो हमें निर्देश मिलेंगे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हों, चाहे वो घरवास के नॉर्म्स हों, इन सब का पालन करते हुए जब बाद में हमारा जीवन वापस अपनी पटरी पर लौटेगा, हमारा जीवन वापस अपनी गति पाएगा, हमारा जीवन वापस अपनी लय पाएगा, तब ये समाज कैसा होगा, तब परिवार कैसा होगा, तब हम और आप मिलकर कैसे नई चीज़ों को गढ़ेंगे, इसके बारे में सोचना होगा। और इसीलिए एक सकारात्मक भाव की कविता जिसके जिसके साथ मैं अपना समापन करूंगा, ये कविता यूट्यूब पर भी है, जो चाहेंगे वो बाद में देख सकेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मानस है, इस मानस को बना के रखना होगा। इसलिए एक सकारात्मक भाव की कविता जिसका शीर्षक है मैदान मत छोड़ना, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और वही मेरे वक्तव्य का समापन होगा। मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगे, जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगें कठिनाइयां, जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी हो कम और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कुछ भी करने से पहले जब बड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी पड़ी है ऐसे कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय के पीछे छिपी होती है एक बात, हर पराजय के पीछे छिपी होती है एक बात, बस जरा सी कोशिश से कर सकते थे परिस्थिति को मात। गति भले ही पड़ जाए मध्यम लेकिन लय मत तोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और इस पर विशेष ध्यान, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, जैसे अंधकार में कोई तारा चमकता। इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात, विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देनी है शत्रु को मात। झंझावातों से निकलकर ही करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना, इसलिए
करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार।